गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक समीकरणों के प्रकार या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, जिसमें हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ ली थी, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया यानी विघटन अभिक्रिया। इसमें हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप यहाँ देख रहे होंगे। इस एक्सपेरिमेंट में आपको करना ये है कि आपको 3 कीलें लेनी है। ठीक है, 3 कील लेनी है, जैसा आप यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे। ऐसे 3 कीलें लेकर आपको एक कील को अलग करना है और 2 कील को ऐसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देना है। ठीक है, ये हमने परखनली में कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया है और इसमें धागे की सहायता से क्या किया है, 2 कीलों को लटका दिया है। ठीक है, और इसको 20 मिनट तक करीब ऐसे ही रखना है। 20 मिनट बाद जब आप इसको निकालेंगे तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन नज़र आएगा, यानी कि कुछ परिवर्तन नज़र आएगा। वो परिवर्तन क्या है, ये कील जो है, ठीक है, ये तीसरा कील था और ये जल में कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया कील था। तो देखेंगे कि कॉपर सल्फेट वाला जो कील है वो ब्राउन कलर का हो गया है, भूरा कलर का। ठीक है, और विलयन में भी कुछ परिवर्तन आया होगा। हमने पहले लिया था विलयन को, ये नीले रंग का था। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये दुधिया कलर का हो गया है, यानी कि हल्का फुल्का ये मलिन कलर हो गया है, मैला कलर हो गया है। ठीक है, तो आखिर में ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है, और इसमें जब हम कील मिलाते हैं, ठीक है, जब कील मिलाते हैं तो कील जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक, क्रियाशील होने के कारण इस कॉपर सल्फेट के विलयन से ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब इससे निकाल देता है। ठीक है, और ये सल्फ़र के साथ खुद लोहा जो है वो रिएक्ट करके अपना एक नया विलयन बनाता है, जिसको हम समीकरण के थ्रू देखेंगे। देखो, लोहे को कहते हैं फेरस। ठीक है, Fe, ये सॉलिड फॉर्म में है, और हमने जो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है ये एक्वस फॉर्म में, यानी कि गाढ़े द्रव के रूप में है। अब ये Fe ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या करेगा, इसमें से निकाल देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा। तो कॉपर जो है वो सॉलिड के रूप में मिल जाएगा, और Fe जो है खुद सल्फेट के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बना लेगा। ठीक है, यानी कि आयरन सल्फेट। इसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। फेरस को ही क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तत्व विस्थापित हो रहा है, यानी कि Cu जो है सॉलिड के रूप में अलग हो गया। यही क्रिया कहलाती है विस्थापन की अभिक्रिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विस्थापन की अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो, इसको हम और भी किसी एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। जैसे यहाँ आप रिएक्शन देख रहे होंगे, जिंक लिया है हमने सॉलिड के रूप में और CuSO4। ठीक है, क्या लिया है, CuSO4। तो जब रिएक्ट कराएंगे तो ये जिंक जो है इसमें से कॉपर को विस्थापित करके कॉपर को अलग कर देगा, और जिंक खुद जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हो आप। यहाँ हमने लिया है लेड को, ठीक है, और कॉपर क्लोराइड को। ठीक है, लेड और कॉपर क्लोराइड को। तो यहाँ लेड जो है वो कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, कॉपर को अलग कर देगा तो कॉपर यहाँ सॉलिड के रूप में मिल जाएगा, और लेड जो है खुद क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बना लेगा, जो यहाँ दिख रहा होगा। आखिर में ये अभिक्रिया होती क्यों है? तो देखो, जितने भी हमने यहाँ तत्व लिया है, जिंक, लेड या फिर आयरन जो लिया है, वो ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। और जब ज़्यादा क्रियाशील होगा तो वो क्या करेगा, उसको आयनों के रूप में तोड़ के विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो यह अभिक्रिया जो है वो विस्थापन की अभिक्रिया है। तो विस्थापन की अभिक्रिया की परिभाषा आप क्या दे सकते हैं, जब कोई तत्व किसी अभिकारक के साथ रिएक्ट करके उसमें से तत्व को विस्थापित कर दे, तो वो जो अभिक्रिया होती है वो विस्थापन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, विस्थापित कर दे या हटा दे। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन की अभिक्रिया। अब हम बात करने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको भी हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख लेते हैं। हमको करना ये होगा कि
इसमें 3-3 ml, ठीक है, 3-3 ml एक में हमको लेना होगा सोडियम सल्फेट और एक में लेना होगा बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब धीरे धीरे बेरियम क्लोराइड के मिश्रण में सोडियम सल्फेट को ऐसे जैसे मिलाया जा रहा है वैसे बूंद बूंद करके मिलाएंगे, कुछ परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन को ज़रा हम देखते हैं नीचे। देखो हमने क्या किया, हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जो मिश्रण लिया था उसको बूंद बूंद मिलाना शुरू किया। तो जब भी हम ये मिलाना शुरू करेंगे तो ये दोनों जो यौगिक है ना, ये जो दोनों यौगिक हैं ये आयंस के रूप में टूट जाएंगे, ठीक है। आयंस के रूप में टूटने का क्या मतलब है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि Na++ में हो जाएगा, SO4- में हो जाएगा, फिर Ba का Ba+ में हो जाएगा और Ba++ हो जाएगा और Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। फिर ये इधर का प्लस वाला इसके माइनस के साथ जुड़ेगा और ये माइनस वाला इसके प्लस के साथ जुड़ेगा। तो जब NaCl के साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, NaCl, और SO4- Ba के साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, BaSO4, ठीक है। यानी कि ये आयनों के रूप में टूट जाते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन उससे पहले किसके रूप में, आयनों के रूप में। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो बेरियम सल्फेट है वो निक्षेपण के रूप में मिलता है, यानी कि वो दोबारा से नहीं घुलता, उसमें अवक्षेपण होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि दो अभिकारक लिया, ठीक है, और जब उनको आपस में मिलाया तो वो आयनों के रूप में टूटकर एक दूसरे में परिवर्तित हो गए, मतलब एक दूसरे का आदान प्रदान उन्होंने आयनों का करना शुरू कर दिया। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन की अभिक्रिया, ठीक है। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन की अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा और आप नोट्स भी ऐसे ही बना सकते हो। देखो जितनी चीज़ें मैं बोलता हूँ पहले तो हेडिंग लिखो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, उसमें एक एग्जाम्पल दो, इसको एक्सप्लेन करो कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या है, फिर आप परिभाषा दे सकते हो आराम से। तो इससे एग्जामिनर को ये लगेगा ना कि आपने अपने तरीके से चीज़ों को लिखने की कोशिश की है और वो अच्छा नंबर आपको दे सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। आगे है उपचयन एवं अपचयन, ठीक है, उपचयन एवं अपचयन। तो इस अभिक्रिया को हम समझते हैं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने लिया है कॉपर, ठीक है, और इसको धीरे धीरे ऐसे जलाना शुरू किया, ठीक है। और जब इस कॉपर को जब हम जलाना शुरू करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर जो है वो काला पदार्थ जम जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो कॉपर ऑक्सीजन के जब संपर्क में आना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको अभिक्रिया के रूप में कैसे समझेंगे, तो कॉपर को हमने लिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना शुरू किया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब ये अभिक्रिया कैसे अपचयन की होगी या उपचयन की होगी, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। जब किसी तत्व में, ठीक है, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होती है अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन की अभिक्रिया। और जब किसी तत्व, जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो होती है उपचयन की अभिक्रिया, ठीक है, इसके विपरीत जब हो जाए, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है, दूसरी अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड लिया है और उसको हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में दोबारा से गर्म करना शुरू किया। तो जब हाइड्रोजन की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, ठीक है, वापस से हमको कॉपर मिल जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन चली जा रही है ना, दूर हट रही है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, यहाँ होगी उपचयन की अभिक्रिया, यानी कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास हो, ठीक है, वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आराम से सारे रिएक्शन को। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक और अभिक्रिया होती है, जब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया आपस में मिल जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको संयुक्त रूप में नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसको भी समझते हैं। इसको समझने के लिए ये आप एग्जाम्पल देखिए,
इसमें हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वही इसके पुराना वाला ही एग्जाम्पल है। इसको जब हम ताप देना शुरू करते हैं तो कॉपर जो है वो वापस से, कॉपर ऑक्साइड जो है वापस से कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, जल बना लेता है, ठीक है। तो जहाँ से ऑक्सीजन विस्थापित हो, यानी कि जहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास होती है, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होती है अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है। और जहाँ से हाइड्रोजन जुड़ता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होती है उपचयन की अभिक्रिया। यानी कि जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो वो होती है उपचयन की अभिक्रिया, जहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो वहाँ क्या होती है, वहाँ होती है अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ओ पर होता है माइनस माइनस, ठीक है, ओ पर होता है माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ओ पे होता है माइनस माइनस, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन के निकलने का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर माइनस माइनस की अधिकता हो रही है, तो ये अभिक्रिया उपचयन की अभिक्रिया। तो आप इलेक्ट्रॉन के रूप में भी समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि किसी किसी एग्जाम्पल में हो सकता है ऑक्सीजन का मेंशन ही ना किया गया हो, तब आप कैसे करेंगे, तो इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। देखो जैसे इस एग्जाम्पल को समझो, यहाँ देखो, यहाँ हमने लिया है जिंक ऑक्साइड और कार्बन। तो यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है, सॉरी ये है, जिंक से ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है। तो जहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो वो होता है अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है। और जहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाए वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होती है उपचयन की अभिक्रिया, ठीक। अब इसके नीचे वाले एग्जाम्पल में देखो, इस वाले में, इसमें हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ से क्लोरीन निकल गया, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ का क्लोरीन, ठीक है, यहाँ का क्लोरीन जो है, सॉरी HCl जो है वो क्लोरीन में उपचयित हो गया है ठीक है। तो उपचयित हुआ है ना, और यहाँ Mn जो है वो क्लोरीन को विस्थापित करके ऑक्सीजन को विस्थापित करके Mn क्लोराइड बनाया है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन की अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से विस्थापित हो गया पूरी तरीके से। और यहाँ पर ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, क्लोरीन पे 1 माइनस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन निकल रहा है ना, अल्टीमेटली ऑक्सीजन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रही है तो वो अपचयन की अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऐसे आप रेडॉक्स अभिक्रिया के अन्य एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं। तो खैर अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि दैनिक जीवन में अपचयन या फिर उपचयन की अभिक्रिया के प्रभाव क्या होते हैं, इन सभी को, और कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।